अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो या द ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यापलो से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दोस्ती और आपसी सहयोग के लिए दिया जा रहा है। बताया अहम, हमेशा एक महान और आध्यात्मिक इंसान के रूप में देखा गया है। भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए थिम्पू आने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शहर अर्थव्यवस्था के विकास वाहक हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता में भी उतनी अहमियत है। हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास के हर तवारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके ऐतिहासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेरणा बना सकते हैं। हमारी विरासत को सहेजने की, संवारने की नए नए तौर तरीकों हम विकसित कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरा संपन्न हो गया है। बांग्लादेश की अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का लोकार्पण किया। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। को 300 साल से भी ज्यादा पहले बनवाया गया था और इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इतिहास के पन्नों में से हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के रूप में याद किया जाता है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जेपीएससी समेत अन्य मुद्दों को लेकर शोर शराबा किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई। इस दौरान विधायक सरयू राय ने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने का मामला सदन में उठाया। बाद में जेपीएससी के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12:15 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर वेल में आने पर विधायक जेपी पटेल को मार्शल आउट किया गया। वहीं सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने जेपीएससी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जेपीएससी के मुद्दे पर जिस प्रकार सरकार अपना रवैया दिखा रही है, उससे संदेह साफ झलक रहा है। इस तरह से कुटिल मुस्कान के साथ इसको डालते हुए देखें तो हम लोगों को संदेह है कि इस जेपीएससी स्कैम में मुख्यमंत्री सीधे रूप से इन्वॉल्व है। अगर मुख्यमंत्री इन्वॉल्व नहीं होते तो इस तरह से कुटिल मुस्कान से इतने बड़े गंभीर विषय को वो टालने का काम नहीं। इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जेपीएससी के छात्रों की कोई भी समस्या है तो वो सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी संजीदगी के साथ उनकी बातों को सुनेंगे और समस्या का निराकरण करेंगे।
श्री अंसारी ने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर कल खुला रखिए, विपक्ष हम को लोग वार्ता राजनीति करेंगे। नहीं हमारे करनी डायरी में चाहिए। मुख्यमंत्री जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब में जाइए, जनता में जाइए ना, गांव में जाइए, आपको मालूम चलेगा हेमंत सोरेन जी क्या है। शहर में आएगा भाजपा के लोग यहाँ है, उसको खराबी लगेगा। कब अच्छा लगा है? एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसको चल गई भाजपा क्या? एक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी आज जेपीएससी का मुद्दा गरमाया रहा। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। घोटाले का सीबीआई जांच करानी होगी। प्रदेश के नौजवानों से 5 लाख रोजगार देने की वादा करके आए थे। बाद में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेपीएससी का मुद्दा सिर्फ विपक्ष का ही नहीं बल्कि ये झारखंड का एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने परीक्षा को रद्द कर मामले को सीबीआई से जांच कराने और अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और बोकारो के विधायक विरंची नारायण ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य में दाखिल खारिज का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि राजधानी रांची सहित राज्य में लगभग 20,000 से अधिक मामले दाखिल खारिज के लिए लंबित हैं। जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि पूरे राज्य में कुल 67,923 मामले लंबित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची में आयोजित होने वाले पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वस्तुस्थिति की जानकारी ली। श्री सोरेन ने पार्टी पदाधिकारियों को महाधिवेशन से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोकसभा की कार्यवाही लखीमपुर खीरी की घटना और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लगातार तीसरे दिन बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी कुछ आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन के नेता और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक के बाद सदन का कामकाज चलाने के लिए सर्वसम्मति बनाएं। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज सदन में आश्वस्त किया कि वैश्विक महामारी कोरोना से हुई मौत के मामले में परिजनों को सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्री गुप्ता ने कहा कि वैसे लोग जिनका नाम किसी कारणवश सरकार के संज्ञान में नहीं आ पाया है, वे लोग उपायुक्त के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई मौत यदि किसी की भी ऐसी आपको जानकारी है या किसी को जानकारी है तो उपायुक्त के नेतृत्व में उपायुक्त के यहाँ पर आवेदन करने पर एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है। वो कमेटी जो है एडीएम स्तर के अधिकारी होंगे, सिविल सर्जन होंगे और उस तरह के अधिकारी उसकी जांच करके उसको भी उसमें जोड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष लोकसभा में रांची के सांसद संजय सेठ के तारांकित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार को राष्ट्रीय आयुष मिशन के संचालन के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है, जबकि राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अब तक मात्र 4.5 लाख की राशि ही खर्च की गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 7,447 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 7,886 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 7,447 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात देकर 7,886 लोग स्वस्थ हो गए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.38% है। इधर झारखंड में भी कोविड के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए उपायुक्तों को विशेष निर्देश दिए हैं। उपायुक्तों से कोविड को लेकर विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,35,99,00,000 को पार कर चुका है। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सीबीआई द्वारा अब तक की गई जांच के मामले पर नाराजगी जताई और कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। धनबाद के वरीय न्यायिक पदाधिकारी उत्तम आनंद के मौत के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सीबीआई के द्वारा प्रगति रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर माननीय खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जांच की प्रगति अभी वहीं की वहीं है, उसमें कुछ भी नया नहीं आया है। किस दिशा में जांच चल रही है, ये बड़े ही अफसोस की बात है। इस पर सीबीआई के द्वारा बताया गया कि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, बहुत ही जल्द इसमें कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग के उपायुक्त ने आज कोविड टीकाकरण से संबंधित प्रगति की। इस दौरान उन्होंने 15 जनवरी तक जिलेवासियों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने वरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षक, सम्मानित लोगों के साथ जरूरी समन्वय बनाकर ग्रामीणों की काउंसलिंग करने का भी निर्देश दिया। गढ़वा जिले में पिछले एक महीने में 3,80,000 से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जिले में 18 साल से ऊपर के लोगों को अब तक 9,68,000 लोगों को पहला और दूसरा डोज लगाया गया है। कोडरमा में आज आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रखंडों में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया गया। जेयूटी के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र ने कहा कि प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग स्किल से युक्त प्रतिभाओं की जरूरत राज्य एवं देश को है। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि जेयूटी के छात्रों को प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग स्किल से युक्त करें। वह शुक्रवार को अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पत्रकारों को विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दे रहे थे। रांची के सोनाहातू थाना क्षेत्र इलाके से मोबाइल टावर से चोरी किए तार और बैटरी के साथ एक स्कॉर्पियो सहित 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पाकुड़ के उपायुक्त ने आज अधिकारियों की टीम के साथ चौक चौराहों पर ठंड में रात बिताने वाले राहगीरों और रिक्शा चालकों के बीच कंबल का वितरण किया। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर आज फुसरो स्थित दामोदर नदी के किनारे नदी उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन के पदाधिकारियों और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर बेरमो प्रखंड अंचल कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम के तहत चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वार्थ करूंगा। नेहरू युवा केंद्र झारखंड इकाई के निदेशक विजय कुमार ने कहा है कि गृह मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राजधानी रांची में 18 से 24 दिसंबर तक 13वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा सहित राज्य के 200 जनजातीय युवा शामिल होंगे। श्री कुमार आज राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
मिलिट्री फोर्सेज हैं जो पूरे देश में जहां जहां उनका अपना कैंप और बटालियन जोन बना हुआ है, उन लोगों के तरफ से भी कम्युनिटी कांटेक्ट और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलते हैं। तो जो हमारे प्रतिभागी हैं, इनका चयन पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा होती है और उन जो प्रतिभागी उनके द्वारा चयनित जब कर लिए जाते हैं तो उनको विभिन्न विषयों पर और उनका आयोजन करना, उनके यात्रा का और उनके आवागमन, आने जाने आदि सभी व्यवस्था जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा। आजसू के संस्थापक सदस्य और लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत के निधन से राज्य में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर दिशा से हवा का बहाव ऊपरी स्तर से होने के कारण राज्य के कई इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं सवेरे कोहरा का प्रभाव कायम रहेगा। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर में जमशेदपुर एनआईटी संस्थान का 111वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। संस्थान के निदेशक करुणेश शुक्ला ने बताया कि 2019 से लेकर 2021 तक के मध्य में 5 बार दीक्षांत समारोह का आयोजन हो चुका है। कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा स्वयं मौजूद रहेंगे। श्री प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर का 11वां दीक्षांत समारोह कल दिनांक 18 दिसंबर 2021 को होगा, दिन में 11 बजे से। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मुख्य अतिथि होंगे। वो आभासी माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और माननीय मंत्री जनजातीय कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी विशिष्ट अतिथि होंगे। वो कन्वोकेशन प्रोग्राम में भाग लेंगे और अपना अभिभाषण देंगे। इस कन्वोकेशन में कुल 587 बीटेक छात्रों को, 145 मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों को, 72 एमएससी, 84 एमसीए और 1600 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। बहारों का मौसम है, गुनगुनी धूप है, नए साल ने दस्तक दे दी है। झारखंड की फिजाओं का क्या कहना। कई ऐसी जगह हैं जहां आप कुदरत की गोद में जाकर अपने परिवार के साथ सुकून का एहसास कर सकते हैं और पिकनिक मना सकते हैं। ठंड के मौसम का सबको इंतजार रहता है और ये वक्त होता है सर्दियों की गुनगुनी धूप का आनंद लेने का। और यह समय होता है घर से बाहर निकलकर पिकनिक मनाने का, पार्क में घूमने का, मौज मस्ती करने का। और ऐसे ही पर्यटन स्थल के रूप में जमशेदपुर का जुबली पार्क पूरे झारखंड में विख्यात है। और इस पार्क में मस्ती के सारे संसाधन भी हैं, जिसका मजा यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग भी उठाते हैं। कहाँ से आए आप? क्या क्या देखे यहाँ पे? बहुत चीज देखा। बताइए। बहुत चीज में जैसे टाइगर हो गया, घोड़ हो गया, हिरन हो गया, ज़ेब्रा। क्या आकर्षण का केंद्र सबको लगा? आपको अच्छा लगा? हम लोग तो धनबाद से आए हैं। धनबाद से आए हैं। क्या नाम है? स्निग्धा। यहाँ जो आप देखे हैं इसमें सबसे आकर्षण का केंद्र क्या रहा? इसे ग्रीनरी बहुत पसंद आया और मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, मतलब साफ सुथरा है, सैनिटेशन मेंटेन हुआ अच्छे से, तो अच्छा लगा वो देख। तो काफी अच्छा था। क्या क्या देखे यहाँ पे? सारे जानवर जैसे शेर, बाघ, हिरन, ये सब देखे। जेबरा देखे? हाँ, जेबरा भी था। आप बताइए कैसा लगा? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस था। हाँ, और बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एनिमल यहाँ पे देखने को मिले। ये मनोरम तस्वीरें टाटा स्टील जैविक उद्यान की हैं, जहां आप सफेद बाघ, काले हिरण का सफेद बच्चा और साथ ही ज़ेब्रा भी देख सकते हैं, जो बच्चों के आकर्षण का भी केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर नाना प्रकार के पक्षी भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर दूसरे जिलों और राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इन स्थलों के विकास को लेकर क्या कुछ मास्टर प्लान बनाए गए हैं, इस संदर्भ में सुनिए क्या कहते हैं उद्यान के निदेशक।
हमारा अभी जो भी पूरा फोकस है वो मास्टर लेआउट प्लान का क्रियान्वयन के ऊपर लगा हुआ है। तो उसके क्रियान्वयन के चलते हम लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मेन एंट्रेंस गेट बन रहा है, 2 मंकी एनक्लोजर्स के भी डिज़ाइंस हम लोग ने सेंट्रल जो अथॉरिटी को जमा किए हुए हैं, तो वो डिज़ाइंस भी आ जाएंगे तो उनके भी एनक्लोजर्स बनाए जाएंगे। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से ही मनमोहक रहा है। यही कारण है कि पर्यटक इसके आकर्षण में बंधे यहाँ चले आते हैं। जमशेदपुर में कई और ऐसे भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां जाकर आप कह उठेंगे कि क्या शानदार नजारा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में विभागीय स्तर से कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को कोरोना से बचाव, शिक्षा के महत्व और लैंगिक समानता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां देकर जागरूक किया जा रहा है। इसके सकारात्मक असर भी दिख रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने में तेजस्विनी परियोजना वरदान साबित हो रही है। तेजस्विनी परियोजना के तहत जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के युवा उत्प्रेरकों को प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर पढ़ाई छोड़ चुके किशोरियों की पहचान कर क्लब का गठन करें। मैं नारायणपुर प्रखंड में चल रहे तेजस्विनी परियोजना का क्षेत्र समन्वयक हूँ। आज हमारे प्रखंड कार्यालय में सभी युवा उत्प्रेरकों को बुलाया गया है। आज यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में मोबाइल बेस्ड एक एप्लीकेशन है, साइकोमेट्रिक टेस्ट के संबंध में जो सभी युवा उत्प्रेरक आज ले रहे हैं। इसके बाद वो सभी अपना क्लब स्तर में जाके सभी किशोरी तेजस्विनी क्लब से जुड़े हुए। मैं आज पेट का प्रशिक्षण लेने आई हूँ और मुझे खुशी लग रहा है कि मैं इस प्रशिक्षण को लेके इस किशोरिया नृत्यों को जाके व्यवसायिक एवं व्यापारिक कौशल। समन्वयक बाबूलाल दास ने बताया कि प्रशिक्षण के उपरांत किशोरियों एवं युवतियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद के साथ साथ अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि समाज के नव निर्माण में महिलाएं भी अग्रणी भूमिका निभा सके। अभी AGYW का साइकोमेट्रिक टेस्ट चल रहा है। इसके पश्चात किशोरियों को वोकेशनल स्किल और बिजनेस स्किल के लिए जोड़ा जाएगा। परियोजना के माध्यम से की जा रही पहल से महिलाओं में कुछ कर गुजरने को लेकर आत्मबल पैदा हो रहा है। इतने दिन से जो लोग चाह रहे थे कि नहीं, परियोजना का उद्देश्य आज पूरा होने जा रहा है, जिसमें तेजस्विनी परियोजना से समाज में रूढ़िवादिता तो समाप्त होगी ही, प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं समाज को नई दिशा दिखाने में मददगार साबित होंगी और उनके परिवार का मान सम्मान भी बढ़ेगा। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और बेसहारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के कोलडीहा की महिलाएं पीएम आवास पाकर बेहद प्रसन्न हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लाभ से गिरिडीह जिले की गरीब महिलाएं अभिभूत हैं। इनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण लोगों को पक्के मकान में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरा नाम पुतुल देवी है, कोल्डिया। मैं माटे के घर था सर, अब घर में पानी भर जाता था, रहने की जगह हम लोग के नहीं था। आज हमको सरकार घर दिया है, उनके लिए धन्यवाद। सर मेरा पहले मिट्टी का घर था, मतलब बहुत परेशानी होता था, तो सरकार मतलब कि मेरा नाम से कॉलोनी आया
तो दिए, तो मतलब बनाए, तो मतलब अब तो ठीक है सर। सरकार को धन्यवाद करते हैं सर। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का कहना है कि पहले उनका खपरे का कच्चा मकान था, लेकिन सरकार ने उन्हें पक्का मकान देकर बहुत बड़ा सहारा दिया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। कलावती दीदी है, घर यही है, खोल लिया। घर ना था, खपड़ा घर था, पानी गिरता था बरसात में, तो फिर जब सरकार दिया मकान तो हम तो बहुत खुश है कि सरकार के धन्यवाद है। हम लोग का पहले खपड़ा का घर था, चूता भी था, पर घर बनाने के लिए हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन सरकार हम लोग को पैसा दे, सरकार की मदद से हम लोग के लिए ये घर बन गया रहने के लिए हम लोग के लिए, इसलिए सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। दोस्ती और आपसी सहयोग के लिए दिया जाएगा ये सम्मान। विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए 3,936 करोड़ से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश। विपक्षी सदस्यों की शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 136 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.38%। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड में बढ़ोतरी, न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये समय है राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति या संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइल करना ना भूलें। नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय से टैक्स रिटर्न ई फाइल करने का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। एक मजबूत निर्माण के लिए चाहिए एक मजबूत बुनियाद। राष्ट्र निर्माण की मजबूत बुनियाद है आपका आयकर भुगतान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में
बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपके आयकर से देश के विकास को मिलती है गति और खड़ा होता है नया फिजिकल, सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए जरूरी है कि आप समय से आयकर भुगतान करें, जिससे आपको भी बहुत से लाभ मिलते हैं। ध्यान रहे, वह सभी व्यक्ति और संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए